आज हम शुरू करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में ये कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा अथवा अपने जो अधीनस्थ पदाधिकारी है उनके द्वारा कराएगा। इस प्रकार जो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति है और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पर। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। कार्यपालिका के प्रधान का ये नामकरण अमेरिका संविधान के सम्मान है, लेकिन भारतीय संविधान के कार्य और शक्तियाँ अमेरिकन राष्ट्रपति के सम्मान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटेन सम्राट जैसी होती है। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो क्या है। संविधान में के द्वारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कई तरह की योग्यताएं हैं। जैसी पहली, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस समय उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये व्यवस्था जनतांत्रात्मक सिद्धांत के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ये पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य द्वारा। दूसरा, राज्य विधान मंडल और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य की विधानसभाओं
और अब संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार या केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र को अपनाया गया है, यानी कि कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है राष्ट्रपति पद के लिए तो उसको विजय होने के लिए एक निश्चित जो न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त करना जरूरी होगा। और उस न्यूनतम कोटे का एक सूत्र दिया गया है कि न्यूनतम कोटा दिए गए मतों की संख्या, यानी जितने मत दिए गए हैं उनमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, यानी कि जितने मत प्राप्त हुए हैं उनमें खड़े होने वाले जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या का भाग देकर प्लस 1 करके उनकी सदस्य संख्या वोटों की निकाली जाती है, यानी कि न्यूनतम कोटा प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर भी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन ये पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रमशः दूसरे तीसरे पसंद के मतों की गणना की जाती है। जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदाता के मतों का मूल्य निर्धारित, यानी मतों की संख्या। भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है उस निर्वाचन मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधान मंडल और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचन सदस्य लगभग, जो लोकसभा का एक निर्वाचन सदस्य होता है वो लगभग 10 लाख निर्वाचनों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का सदस्य केवल कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपयुक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ये व्यवस्था की गई कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या अलग अलग होती है। पहला हम देखते हैं कि भारतीय संघ के कुछ राज्यों से मतलब कुछ तो विशाल होते हैं, कुछ कम जनसंख्या वाले होते हैं। भारतीय संघ के कुछ राज्य विशाल राज्यों की विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्य छोटे राज्य या संघीय
क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, ये सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभा के समस्त सदस्यों में जितने मत हो उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा किए जाने चाहिए। निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्यों के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के सूत्र इस प्रकार हैं। हम देखते हैं कि किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की जो विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या या उसके जो मत है उनका मूल्य, तो उस राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या यानी कितनी जनसंख्या है उसमें राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या भाग 1000, यानी कि जो उस राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या है उसमें उस राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या में भाग देते हैं, यानी जनसंख्या में उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या का भाग देंगे। दूसरा, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के मतों की संख्या या मूल्य। समस्त राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग, यानी जितने समस्त राज्य थे और जितनी संघीय क्षेत्र थे उनकी जो विधानसभा के जो जितने भी समस्त सदस्य उनके मतों की जो संख्या है उसका कुल योग, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों की संख्या, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके जो निर्वाचन सदस्यों की संख्या है उसके आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एकरूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे। समस्त विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः ये उचित है कि इन दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिलते तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अगस्त 1969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ केवल उसमें ही द्वितीय वरीयता के मतों की गणना भी आवश्यक हो गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया को समझने के लिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ जुलाई 2017 के परिणाम। अब हम देखते हैं कि जो विधानसभा मान लो कोई भंग हो रही है और राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो तो वो कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि 1974 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था और गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी थी, अतः प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या गुजरात विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं। तो इस संबंध में राष्ट्रपति ने
29 अप्रैल 1974 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में ये चुनाव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक अन्य बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई। व्यवहार के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति पद हेतु जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की एक लंबी पंक्ति और अन्य कठिनाइयों का अनुभव किया गया तथा ये भी देखने में आया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को मखौल के रूप में इस महान पद का उम्मीदवार बना लिया जाता है। गैर गंभीर प्रत्यक्ष को इस सर्वोच्च पद से अलग रखने का प्रयत्न 1974 में किया गया था, लेकिन जब इसमें सफलता नहीं मिली तो इसे गैर गंभीर प्रत्यक्ष को सर्वोच्च पद के चुनाव से अलग रखने के इरादे से 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे बाद में संसद ने अधिनियम का रूप दे दिया। इस अधिनियम के आधार पर जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की धनराशि 15,000 रुपये निश्चित की गई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष होता है, तो अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया भारत में? इसमें हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसमें संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है उस पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचन व्यक्ति ही उचित रूप में भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाएगी। सतानम के शब्दों में यह महसूस किया गया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। यह भी महसूस किया गया कि भारत में 18 करोड़ मतदाताओं संविधान निर्माण के समय मतदाताओं की संख्या द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में बड़ी बाधा उपस्थित होगी। संविधान सभा में आशंका प्रकट की गई कि ऐसी आशंका करना उचित ही था कि शायद प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बनकर रहना स्वीकार न करे और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने ये विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बनकर रह जाएगा तथा वह न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा और न राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का वरन संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की ये विधि जो संविधान में दी गई वो अपनाई गई। फिर भी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है
उसकी आलोचना में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व अथवा एकल संक्रमणीय मत शब्दावली का जो उल्लेख किया गया वह नितांत गलत है। इन शब्दावली का प्रयोग तो वह उचित होगा जहाँ कम से कम 2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना हो, लेकिन जहाँ तक एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाह्य लक्षणों की संभावना अवश्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होना है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकलात्मक मत या वरीयता मत की संज्ञा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं, वरन ये निश्चित करना है कि निर्वाचन राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा ये भी लिखते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते, तो ये पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति वैकल्पिक या वरीयता पद्धति के रूप में नहीं। इस पद्धति का एक संभव दोष ये भी है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते अथवा केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा? ये दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया। किंतु इन आलोचना के होते हुए भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया और इसका अपना महत्व है। जैसे पहला, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होगा। दूसरा, इसमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचन मंडल में किसी एक दल का बहुमत न हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या उनके भत्ते हैं और पेंशन हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित जो भत्ते हैं वो प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होगी। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधा उपलब्ध होगी। फरवरी 2002 में राष्ट्रपति के जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अनुमुक्तियाँ, राष्ट्रपति को कुछ अनुमुक्तियाँ भी प्रदान की गई। अपने पद के अधिकारी तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करेगा उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट ही जारी किया जा सकता है और न ही उसे कैद ही किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। फिर भी यह सार्वभौमिक संवैधानिक परंपरा विकसित हो गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसके उपरांत भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुछ सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में ये बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहते हुए बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 महीने के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उसके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डिस्चार्जिंग ऑफ फंडामेंट बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।